हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जिम सर। बेटे आज लेकर आए अपन मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो यहां पर अपन बेटे नेक्स्ट लेक्चर पे अपन ने यहां पर लिया था कि मानव जो रोग हैं वो होते कैसे हैं, स्वास्थ्य क्या है, या जो है क्या कहते हैं रोग क्या है। तो बच्चों मुझे बता सकते हैं आप स्वास्थ्य क्या है? तो आपने स्वास्थ्य की मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी आपको। क्या 3 अवस्थाएं बताई थी बच्चों? कि एक तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अगर ये 3 अवस्थाएं आपकी सही है तो आप स्वस्थ हो, ये याद रखना। लेकिन अगर आपका शरीर सही है लेकिन मन सही नहीं है तो भी स्वस्थ नहीं हो। और आपका मन सही है लेकिन सामाजिक स्थिति आपकी सही नहीं है, समाज में आपका कोई जो है स्थान नहीं है, तो भी आप स्वस्थ नहीं हो। तो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक, ये 3 अवस्थाओं को अपन स्वास्थ्य कहते हैं। फिर आते बेटे रोग क्या होते हैं। तो रोग मैंने आपको क्या बताया कि रोग ये होते हैं बेटे जब हमारे शरीर की कोई क्रियाविधि बाधित हो जाए, यानी जब हमारे शरीर की सामान्य जो क्रिया है, दैनिक क्रिया, वो बाधित हो जाए तो उसी अवस्था को अपन रोग कहते हैं। तो रोग क्या है कि जब शरीर का कोई अंग या कोई अंग तंत्र अगर सही कार्य नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हमारे शरीर में कई सारे लक्षण प्रकट हो गए, तो बेटे इस अवस्था को अपन क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। तो यहां पहले मैं रोग का इंट्रोडक्शन लूंगा बेटे। इटियोलॉजी क्या है, रोग कैसे किस कारणों से होते हैं, ये फैलते कैसे हैं, इसका निदान क्या होता है, और उसके बाद में बेटे मैं रोगों को 2 भागों में बांटूंगा। एक तो होगा जन्मजात होगा और एक होगा हमारा अर्जित। अर्जित को अपन 2 भागों में बांटने वाले हैं। तो एक तो होगा बेटे हमारे पास में कौन सा, यानी असंक्रामक, और एक संक्रामक। असंक्रामक में बता चुका था आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटे कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, लेकिन जो संक्रामक रोग होगा बेटे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। तो आइए अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो बेटे सामान्य रोग, यानी मानव के सामान्य रोग, तो यहां अपन देखते हैं। तो सामान्य रोग में बेटे सबसे पहला पॉइंट आप लेना इटियोलॉजी। ये कुछ ब्रांचेज है जो आपको याद रखनी है। इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी का माने होता है बीमारी के कारणों का अध्ययन, यानी बेटे पहले उसकी जड़ अपन को पहचानने में आनी चाहिए, बीमारी हुई क्यों, तब जाके उसका सही इलाज हो पाता है। तो बेटे पहले कोजेज के बारे में पता करेंगे कि ये कोजेज होते क्या हैं और ये बीमारियों को किस तरह से फैलाते हैं। तो बीमारी के जो कारण है ना, जैसे मान लो मलेरिया है। अब मलेरिया का कारण जो है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन उसका फैलने का कारण है वो मादा एनाफिलीज है। तो दोनों अपन को पता होना चाहिए। पहले तो कारण है कि किस वजह से हो रहा है और किसकी वजह से ये फैल रहा है। तो इटियोलॉजी क्या है कि ये बीमारी के कारण का अध्ययन है बेटे। उसी के साथ में है एपिडेमियोलॉजी, यानी बीमारी के फैलने के कारकों का अध्ययन। ये ध्यान रखना बेटे, यानी बीमारी किससे फैलती है, कौन कौन से वाहक होते हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। तो बीमारी के फैलने के कारणों का या उसके कारक जो होते हैं, वेक्टर होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो उसे आप कहोगे एपिडेमियोलॉजी। तो बेटे याद रखो, पहला क्या है? इटियोलॉजी, यानी बीमारी के कारणों का अध्ययन, और एक है एपिडेमियोलॉजी, यानी बीमारी के फैलने के कारकों का अध्ययन, या बीमारी किन किन कारकों से फैलती है उसका अध्ययन है, तो वह एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद में फिर आता है बेटे प्रोफाइलैक्सिस, यानी बीमारी के रोकथाम का अध्ययन। रोकथाम और नियंत्रण भी आप लिख रहे हैं, रोकथाम या फिर बेटे नियंत्रण, रोकथाम या नियम, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। तो बीमारी की रोकथाम या उस पर नियंत्रण का जो अध्ययन है, इस अध्ययन को आप कहेंगे प्रोफाइलैक्सिस। 3 पॉइंट आपको इस रोग में याद करना है बच्चों कि एक तो है इटियोलॉजी, जिसमें आप बीमारी के कारण का अध्ययन करेंगे। एक क्या होगा? एपिडेमियोलॉजी, बीमारी किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, तो इसके वाहक और कारकों का अध्ययन करेंगे। और प्रोफाइलैक्सिस, इसे रोका कैसे जाए, है ना। आपको कारण का पता लग गया, आपको उसके वाहक पर भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन बेटे अब कौन कौन से उपाय बनाए जाए जिसकी वजह से जो है ये बीमारी फैले नहीं। तो बीमारी के फैलने या उसकी रोकथाम का जो अध्ययन है, उस अध्ययन को आप कहोगे प्रोफाइलैक्सिस। तो ये 3 पॉइंट आपको किसी भी बीमारी पर नियंत्रण करने में काम आएंगे। अब यहां पर ध्यान रखो बेटे, किसी व्यक्ति की देखो, एक तो शारीरिक, एक मानसिक और सामाजिक की पूर्ण सही अवस्था को हेल्थ कहते हैं। एक बार फिर आ गया बेटे वहां पर डेफिनेशन, तो याद कर लेना
किसी व्यक्ति की, देखो मैंने आपसे क्या कहा कि बच्चों जब तक अपन स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक हमारी शारीरिक स्थिति सही ना हो, जबकि हमारी मन की स्थिति सही ना हो, जब तक हमारी सामाजिक स्थिति सही ना हो, तो क्या है बच्चों हेल्थ, कि हमारे शरीर की एक तो शारीरिक अवस्था, एक मानसिक अवस्था और एक सामाजिक अवस्था का जो सही रूप है, उसी रूप को आप क्या कहोगे, स्वास्थ्य। तो ये 3 पॉइंट याद करना बेटे, यानी स्वास्थ्य यानी हेल्थ इक्वल टू क्या याद करोगे, यानी हेल्थ एक तो बेटे फिजिकली प्लस मेंटली एंड प्लस सोशली वेल बीइंग, यानी ये याद करना कि हेल्थ हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सही अवस्था को अपन हेल्थ कहते हैं। तो 3 वर्डों से मिलकर ये हेल्थ बनती है बेटे स्वास्थ्य, है ना। 3 शब्द याद कर लेना, स्वास्थ्य बराबर 3 शब्द, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक की सही अवस्था। तो इस सही अवस्था को आप क्या कहोगे, स्वास्थ्य। उसके बाद में शरीर की असामान्य, अब देखो शरीर की असामान्य अवस्था क्या कहलाती है, रोग कहलाती है ना, रोग कहलाती है। या फिर आप क्या करोगे बेटे, शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रिया, शरीर की असामान्य अवस्था, या फिर आप याद कर लेना शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रिया, असामान्य क्रिया। तो ये याद रखना कि शरीर की असामान्य अवस्था या फिर शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रिया, इस अवस्था को आप क्या कहेंगे, रोग कहेंगे। तो पहले तो आपने बेटे स्वास्थ्य की परिभाषा याद की, है ना, क्या है स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक की ठीक अवस्था। फिर रोग क्या है, शरीर की असामान्य क्रिया, कि बेटे आज आप क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन सिर दर्द करने लग गया, कल आपने क्लास अटेंड नहीं की, यानी आप अस्वस्थ हो गए। और अगर स्वस्थ हैं तो हम जो है सारी क्रियाएं करेंगे। तो बेटे शरीर की ऐसे असामान्य क्रिया जिसमें हम हमारे क्रियाकलाप रुक जाते हैं, या हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई सारे लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे सिर दर्द करने लग गया, हाथ पैर दर्द करने लग गए, तो बेटे इस अवस्था को अपन रोग कहते हैं। तो दोनों अवस्था क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, रोग होते क्या हैं। तो यहां देखो बेटे कि रोग को अपन, ये यहां पर हमारा मेन टॉपिक है रोग। अब रोग में पहली डिजीज तो ये है और दूसरी डिजीज है बेटे उपार्जित। तो यहां आप देख लें कि पहला नंबर का जो है वो तो है जन्मजात यानी कॉन्जेनिटल डिजीज, और दूसरी डिजीज जो आप याद रखेंगे वो है उपार्जित रोग। तो बेटे यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, जन्मजात का माने याद ना, जन्म से ही उत्पन्न रोग, जन्म से ही उत्पन्न रोग। और अर्जित रोग क्या है बेटे, यानी जन्म के बाद उत्पन्न रोग। तो ये ध्यान रखना, यानी जन्मजात रोग, जन्म से ही उत्पन्न रोग। और ये जो जन्मजात रोग होंगे बेटे, इन्हें कॉन्जेनिटल डिजीज या इन्हें आनुवांशिक रोग भी आप कह सकते हो। क्या क्या कह सकते हो, आनुवांशिक रोग, या फिर इंग्लिश में बोले तो कॉन्जेनिटल डिजीज। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म से ही साथ आती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। अब ऐसी बीमारियों में है ऑल सिंड्रोम। जैसे सिंड्रोम क्या होते हैं बेटे, गुणसूत्रीय विकृतता के कारण कई प्रकार के सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये गुणसूत्रीय विकृतता के कारण होने वाले रोग हैं, ये भी आनुवांशिक होते हैं। उसके अलावा फिनाइल कीटोन यूरिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे, यानी यहां पर फिनाइल, इसको इस तरह से याद रख लें, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। उसके अलावा एल्बिनिज्म है, यह रंजकहीनता है, हीमोफीलिया है, ध्यान रखना बेटे, HAE हीमोफीलिया है, और कलर ब्लाइंडनेस है। उसके अलावा अगर आप याद रखें तो नाइट ब्लाइंडनेस भी है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारी जो बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां मैंने आपको बताए, जैसे सिंड्रोम बताए बेटे, फिनाइल कीटोन यूरिया है, एल्बिनिज्म है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है। तो ये कई सारी बीमारियां जो जन्मजात है। इधर अगर आप आइएगा तो बेटे यहां पर है अर्जित रोग। तो ये अर्जित जो रोग हैं, इनके 2 पार्ट हैं, याद रखना।
एक तो संक्रामक है और एक असंक्रामक है। अच्छा, संक्रामक क्या है बेटे? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जबकि जो असंक्रामक है, नॉन कम्युनिकेबल, तो ये याद रखना बेटे, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, नहीं फैलते हैं। तो ये यहां से आप बच्चों याद कर लेना कि रोगों के दो प्रकार हैं, एक तो जन्मजात रोग और एक उपार्जित या अर्जित रोग। इंग्लिश याद करें तो बेटे एक तो कॉन्जेनिटल डिजीज याद हो जाएगी और एक एक्वायर्ड डिजीज। अच्छा, उपार्जित के बाद में पहले जन्मजात है, तो जन्मजात तो याद हो गया, जन्म से ही उत्पन्न होने वाले रोग, और ये एग्जाम्पल आपको याद करना है। अर्जित, जिन्हें बेटे अर्जित किया जाता है, जिन्हें प्राप्त किया जाता है, तो जन्म के बाद में, जन्म के साथ नहीं, जन्म के बाद में। तो जन्म के बाद में हमारे अंदर जितने भी रोग होते हैं वो सारे के सारे उपार्जित या अर्जित रोग होते हैं बेटे। अब ये रोग दो तरह से होंगे हमारी बॉडी में। एक तरीका तो ये होगा कि किसी वाहक के द्वारा बेटे ये रोग हमें किसी दूसरे व्यक्ति से होंगे। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होते हैं, तो बेटे ये रोग कहलाते हैं संक्रामक यानी इन्फेक्शियस रोग। अब ये रोग किसी जीवाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा या कवक के द्वारा या बेटे कोई कीट के द्वारा हो सकता है। लेकिन दूसरा रोग है हमारा असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो क्या याद है, मैंने पहले भी बताया था बेटे प्रीवियस लेक्चर में कि असंक्रामक का मतलब क्या है। असंक्रामक का मतलब यह है कि बेटे ये जो रोग होते हैं ये किसी वाहक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे। तो फिर होंगे कैसे? तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा भोजन ग्रहण कर रहा है या कम ग्रहण कर रहा है तो ये रोग उसी में होंगे, या उस व्यक्ति का कोई अंग सामान्य कार्य नहीं कर रहा तो भी ये रोग उसी में होगा। तो बेटे ये कहलाते हैं असंक्रामक रोग। तो आइए इनके एग्जाम्पल भी अपन देखते हैं। तो यहां आप देखो बेटे ये है संक्रामक रोग, यानी यहां पर अर्जित रोगों को अपने दो भागों में बांट दिया कि एक तो संक्रामक रोग है और एक है असंक्रामक। हाँ बच्चों, तो यहां पर एक तो संक्रामक है और एक क्या है हमारे पास में असंक्रामक। तो इसकी डेफिनेशन तो याद है ना, संक्रामक का माने क्या बताया था मैंने आपको कि किसी वाहक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले जो रोग हैं वह रोग तो कहलाएंगे बेटे संक्रामक यानी इन्फेक्शियस डिजीज। और दूसरा आपको क्या याद करना है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं तो ये रोग कहलाएंगे असंक्रामक। तो बेटे जो संक्रामक रोग है उसमें पहले नंबर पर पड़ेंगे जीवाणु जनित रोग, ये याद करना, यानी ऐसे रोग जो जीवाणु के द्वारा होते हैं और ये जीवाणु किसी वाहक की सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। कई सारे रोग है बेटे, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, पूरी टेबल अपन यहां पर लेंगे। दूसरा इसमें अपन पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे बेटे वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग होता सबसे छोटा स्मॉल ऑर्गेनिज्म है लेकिन बीमारियां सबसे खतरनाक पैदा करता है बेटे, है ना, ये ध्यान रखना। एड्स है ना, उसके अलावा जो है हिपेटाइटिस है, रेबीज है, ये कई सारे ऐसे खतरनाक बीमारियां हैं जो बेटे वायरस से होती है। तो ये वायरस जनित रोग है और ये भी किसी वाहक की सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। उसके बाद में फिर नंबर 3 पर अपन पढ़ेंगे बेटे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ के बारे में तो आपने सुन रखा होगा कि वर्गीकरण में बेटे ये एक कोशिकीय फाइला है प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा के अंदर इसे शामिल किया जाता है। तो इसमें कई सारे रोग कारक आते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम का नाम सुना हो तो प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ है। आपने अमीबोइसिस का नाम सुना हो तो वह भी बेटे प्रोटोजोआ है ना। नारू रोग है, कई सारे जो है क्या कहते हैं, नारू रोग तो कर्मी से होता है बेटे, लेकिन जैसे क्या कहते हैं ये अमीबोइसिस है ना, डायरिया है ना, उसके अलावा जो है बेटे कई प्रकार के प्रोटोजोआ से ये बीमारियां होती है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में पढ़ना है। और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे कर्मी जनित रोग।
कर्मी जनित। अब ये कर्मी क्या होते हैं, तो बेटे एस्के हेलमिंथेस और प्लेटी हेलमिंथेस ये दो कर्मियों के संघ हैं। तो इनसे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा टीनेसिस होता है ना, एस्केरियासिस होता है, या कुछ नहीं सुना हो तो बचपन में पेट में कीड़े तो पड़े हो, जब कहीं से सुना होगा आपने, यार इसको तो चुन्ने काट रहे हैं, तो ये चुन्ने क्या है बेटे, ये पेट में कर्मी होते हैं, ये ध्यान रखना। हाथी पांव रोग का नाम सुना होगा, है ना, नारू रोग का नाम आपने सुना होगा, शिस्टोसोमेसिस रोग का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो ये कई सारे ऐसे रोग होते हैं जो कर्मियों के द्वारा होते हैं, और ये दूषित जल या दूषित भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। तो ये याद रखो, ये रोग अपन पढ़ेंगे संक्रामक रोग। तो बेटे संक्रामक रोग में जीवाणु से होने वाले पढ़ेंगे, वायरस से होने वाले पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले पढ़ेंगे, और साथ में किससे पढ़ेंगे, कर्मियों से होने वाले भी अपन ये रोग पढ़ेंगे। उसके बाद में आप देखिएगा कि बेटे अगला जो है हमारे पास में ये है असंक्रामक रोग। तो बेटे असंक्रामक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका था कि ये ऐसे रोग होंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे, यानी इन रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने में, या ये वहां जाएंगे नहीं क्योंकि इनमें कोई वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ऐसे रोग होंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे। तो याद रखना बेटे, अब ये रोग होंगे कैसे, तो सबसे पहला कारण तो इसका क्या है, सबसे पहला कारण है किसी अंग की असामान्य क्रिया से। ये समझना बेटे, जैसे मान लो हमारे पड़ोस में दो व्यक्ति रहते हैं, अब एक व्यक्ति की किडनी में खराबी आ गई, तो बेटे किडनी में खराबी आ गई तो फिर पेट दर्द उसी का करेगा, पास वाले का नहीं करेगा। तो जिस व्यक्ति का कोई अंग अगर असामान्य कार्य करता है तो उसी व्यक्ति के अंदर वह बीमारी होगी, यानी ऐसा नहीं है कि उसके साथ में रहने वाले व्यक्ति को भी वह बीमारी फैल जाएगी। बेटे जिसका पेट दर्द करेगा वही गोली खाएगा, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग असामान्य कार्य करता है तो फिर रोग भी उसी को होगा, उसके पड़ोसी को या उसके साथ वाले को नहीं होगा। तो पहला कारण तो असंक्रामक रोग का क्या है कि शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रिया से, जिस व्यक्ति का अंग असामान्य क्रिया करेगा उसी व्यक्ति के अंग या उसी व्यक्ति में यह रोग होगा। एक तो ये याद करना। दूसरा बेटे आपको याद करना है भोजन की कमी या अधिकता से। हाँ ये भी याद करना बेटे, भोजन की कमी या फिर अधिकता से, भोजन की कमी या अधिकता से। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि कोई व्यक्ति जो अगर भोजन ठीक से नहीं करेगा, समय पर खाना नहीं खाएगा, तो उसी व्यक्ति के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी। जैसे मान लो बहुत से व्यक्ति बेटे समय पर खाना नहीं खा रहे, उसमें विटामिन की कमी हो गई। बच्चे बचपन में बेटे भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो उसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, उनकी बॉडी ग्रोथ रुक जाती है। फिर घर वाले कहते हैं ये तो खाना ही नहीं खाता, ये तो पतासी खाता है, ये तो चाउ म्याऊ खाता है ना, होग डोग खाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटे कि अगर आप समय पर भोजन नहीं लेंगे तो जो व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जो बच्चा भोजन ग्रहण नहीं करेगा, कुपोषण में वही होगा, कुपोषण उसी को होगा। अगर फिर मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खा खा के ढोल हो जाते हैं बेटे, है ना, वो जो है मतलब चपातियां भी खाएंगे, वो फास्ट फूड भी खाएंगे, है ना, उसके अलावा जो है बेटे खाते ही रहते हैं, तो फिर वो बच्चे यानी ओवर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जो ज्यादा खाएगा वही ढोल होगा। ऐसा नहीं कि खाएगा तो यार वो व्यक्ति और उसका छोटा भाई मोटा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, जो खाएगा वही मोटा होगा। तो बेटे ध्यान रखना, ये जो असंक्रामक रोग होते हैं ये दो कारणों से फैलते हैं या दो कारणों से होते हैं। फैलते हैं वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करेंगे इसके लिए, क्या इस्तेमाल करेंगे, होते हैं। कैसे कि बेटे पहला तो है कि जिस व्यक्ति के अंग में असामान्य क्रिया होगी उसी व्यक्ति के अंदर यह रोग होगा। मान लो किसी की किडनी में खराबी तो किडनी फेल उसी के अंदर होगी, किसी के हार्ट में खराबी तो हार्ट फेल उसी के अंदर होगा, किसी की सेल या कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तो कैंसर उसी में होगा। तो ये कारण है। दूसरा है बेटे भोजन की कमी या अधिकता से, जिस व्यक्ति के अंदर भोजन की कमी या भोजन की अधिकता होगी उसी व्यक्ति के अंदर या तो मेल न्यूट्रिशन या फिर ओवर न्यूट्रिशन होगा। तो इस तरह से ये दो रोग हैं बेटे। आगे बढ़ते हैं अपन।
हाँ, तो यहां पर आप देखिएगा अब आया हमारे पास में रोग कारक। रोग कारक, अब इन रोग कारकों को बेटे आप क्या कह सकते हो? पैथोजन या रोग कारक जन भी कहते हैं, रोग जन भी इसको कह सकते हो, पैथोजन या फिर रोग जन भी आप इसे कह सकते हो, है ना, पैथोजन। देखो यहां पर आपको याद रखना है कि बेटे रोग के कारक यानी पैथोजन, तो वाहक समझना बच्चों ध्यान से, रोग वाहक अलग होंगे और रोग कारक अलग होंगे। जैसे मलेरिया है, अब मलेरिया में आप प्लाज्मोडियम को तो क्या कहोगे? पैथोजन। लेकिन क्या मादा एनाफिलीज को पैथोजन कहोगे? जवाब होगा नहीं कहोगे, वो बेटे वेक्टर है ना, वो क्या है? वाहक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रोग कारक अलग होते हैं, रोग वाहक अलग होते हैं। रोग कारक तो वो होते हैं जिनसे सीधी बीमारी उत्पन्न होती है, और रोग वाहक वो होते हैं जो पैथोजन को या रोग कारकों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करते हैं, है ना। जैसे प्लाज्मोडियम है तो ये तो रोग जन है बेटे, और मादा एनाफिलीज इसका वाहक है। हमारे घरों में मक्खियां होती है, ये कई प्रकार के रोगाणुओं को या कई प्रकार के पैथोजन को, तो इनको रोगजन या फिर बेटे इनको क्या कह सकते हो? रोगाणु, यानी इन्हें आप कह सकते हो यानी रोगाणु। तो रोगाणु भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, पैथोजन भी आप कर सकते हो, रोगजन यानी रोगजन भी आप इसे कह सकते हो। तो पहले तो यह ध्यान रखना कि रोग कारक और रोग वाहक ये दोनों अलग अलग हैं। रोग कारक तो वो होते हैं जिनसे रोग उत्पन्न होता है, और रोग वाहक वो होते हैं जिनसे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यहां रोग कारक की अपन बात कर रहे हैं, तो रोग कारक में बेटे यानी वह कारक जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कारक या फिर पैथोजन कहलाते हैं। तो बच्चों याद रह जाएगा, किसे कहेंगे? रोग कारक, यानी ऐसे कारक जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, फैलाते नहीं है, क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, यह रोग कारक कहलाते हैं। अब क्या क्या हो सकते हैं बच्चों रोग कारक? तो रोग कारकों में या रोग कारक के रूप में जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और बेटे वायरस, प्रोटोजोआ और कर्मी, कर्मी यानी हेलमिंथीज, हेलमिंथीज आदि, और कवक यानी फंजाई, कवक यानी फंजाई। ये बेटे आपके पास में क्या हो सकते हैं? रोग कारक। तो एक तो जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कर्मी और कवक, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? रोग कारक। और पढ़ेंगे भी से बेटे अपन कि इन रोग कारकों से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आप देख लें कि बेटे रोग कारकों में एक तो जीवाणु हो सकता है, एक वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कर्मी हो सकते हैं और कवक हो सकता है। तो याद करना बच्चों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है रोग कारक? यानी ऐसे कारक जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, तो उत्पन्न करने वाले को रोग कारक कहेंगे, और जो रोग कारकों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करते हैं उन्हें रोग वाहक कहते हैं। यह संचरण विधि के अंदर अपन इनको पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, ये तो हमारे पास में हो गया रोग कारक। तो रोग कारक के रूप में क्या क्या मिलेगा? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कर्मी और कवक, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटे, सूक्ष्म जीवी होते हैं जो मनुष्य के अंदर रोग पैदा करते हैं। अब यहां देखो, ये रोग कारक परजीवी के रूप में होते हैं, ये भी याद करना बेटे। रोग कारक क्या है? परजीवी के रूप में होते हैं जो परपोषी के शरीर के भीतर या बाहर रहकर उसे क्षति पहुंचाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्लाज्मोडियम है, अब प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर रहता है और बदले में हमें इंजेक्शन खिलवाता है, कई प्रकार की गोलियां खिलवाता है ना, कई प्रकार की मेडिसिन हमें खिलवाता है। तो बेटे ये जो रोग कारक हमारी बॉडी के अंदर आए वो परजीवी हैं। तो परजीवी हमेशा छोटे होंगे और जिसके शरीर में वह निवास करेंगे वह क्या होगा? परपोषी होगा, यानी उसे आप क्या कहेंगे? उसे होस्ट कहेंगे बेटे, पोषद कहेंगे। तो फिर एक तो मैंने आपको समझाया
कि रोग कारक और रोग वाहक में अंतर है। अब परजीवी और परपोषी में अंतर याद कर लो, यानी एक तो वर्ड आया बेटे परजीवी और एक वर्ड आया यहां पर परपोषी, है ना। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना। परजीवी यानी ये क्या होगा बेटे, ये सूक्ष्म जीव होगा, ये सूक्ष्म जीव होगा। और परपोषी जो होगा ये बड़ा जीव होगा बेटे, जिसका शरीर बड़ा होगा। तो परजीवी तो वो होता है जो रोग कारक होते हैं, तो रोग कारक के रूप में ये परजीवी होते हैं। और ये रोग कारक जिसके शरीर में निवास करते हैं तो वह शरीर कहलाता है परपोषी। तो ये आपको याद करना है कि रोग कारक के रूप में ये होते हैं और परपोषी के शरीर के भीतर या बाहर रहकर उसे क्षति पहुंचाते हैं। भाई ऐसा तो है ही नहीं कि जो है क्या कहते हैं, अगर अपन ने परजीवी बोल दिया तो, अगर परजीवी बोल दिया बेटे तो फिर वो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाएगा। यानी एक को परजीवी का संबंध क्या होता है, परजीवी का संबंध यही तो होता है बेटे, एक को तो लाभ होता है और एक को हानि होती है। सजीविता का संबंध क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। तो वहां तो दोनों को लाभ होता है, लेकिन परजीविता का जो संबंध है इसमें एक को तो लाभ होना और एक को हानि होनी है। जिसको लाभ होना है वो परजीवी होगा और जिसको हानि होनी है वह हमेशा परपोषी होगा। तो ये जो रोग कारक हैं ये परजीवी के रूप में परपोषी के शरीर के भीतर या बाहर, कई बाह्य परजीवी भी होते हैं बेटे, जैसे टिक्स और माइट्स होते हैं, ना, लाइस वगैरह होती है, जोक होती है, ये बाह्य परजीवी भी होते हैं। तो ये परपोषी के शरीर के भीतर या बाहर रहकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये है रोग कारक यानी परजीवी। अब ये क्या करते हैं कि रोग कारक परपोषी के शरीर के भीतर वृद्धि करके उनकी आवश्यक दैनिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। यह भी याद रखना, जैसे बेटे कोई बैक्टीरिया या मान लो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर आ गया। अब प्लाज्मोडियम आया तो ज्यादा ज्यादा मान लो 100-150 आ गया होगा मादा एनाफिलीज के द्वारा। अब जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो बेटे उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें गुणन होगा और गुणन करके वो लाखों की संख्या में जो है शरीर परपोषी के शरीर में वृद्धि कर लेगा। और उसकी वृद्धि के कारण वो जो परपोषी के जिसके अंदर वो आया है उसकी दैनिक क्रियाएं जो है वो बाधित होगी, यानी वो बीमार पड़ जाएगा। तो यह आप देखिएगा कि बेटे जो रोग कारक है ये होस्ट के शरीर के भीतर वृद्धि करके, है ना, गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वृद्धि करके उसकी आवश्यक दैनिक क्रियाओं को बाधा पहुंचाता है, यानी उसकी जो आवश्यक दैनिक क्रियाएं हैं उन्हें नुकसान पहुंचाता है। तो यह भी याद करना बेटे, रोग कारक समझ लो, टॉपिक आपके सामने है। रोग कारक जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं ये रोग कारक कहलाते हैं। रोग कारक के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, तो बेटे जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, है ना, कर्मी हो सकता है। तो ये तो है हमारे रोग कारक। रोग कारक जो हैं ये परजीवी के रूप में होंगे और ये जिसके शरीर को संक्रमित करेंगे, जिसके शरीर में ये प्रवेश करेंगे वह परपोषी होगा। तो बेटे ये रोग कारक क्या करते हैं, परजीवी के रूप में परपोषी के शरीर में प्रवेश करेंगे, वहां पर गुणन क्रिया करके अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेंगे और जब इनकी संख्या लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो बेटे ये परपोषी की जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें ये बाधा उत्पन्न कर देते हैं, उसमें ये बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं कि रोग कारक यानी पैथोजन ये अपने आप को होस्ट के शरीर के भीतर वातावरण के अनुसार बना लेते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। यानी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर बाय द वे जैसे एस्केरिस मान लेते हैं मानव की छोटी आंत्र में पाया जाता है बेटे, अगर बाय द वे मनुष्य मांसाहारी भी होता है, मांस को भी पचा जाता है, तो ऐसा क्या कारण है कि वह एस्केरिस जो आंत में पाया जाता है उसे नहीं पचा पा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस एस्केरिस ने कुछ ऐसे अपने आप को अनुकूलित कर लिया, उस पर ऐसा खोल बन गया जिसको टेगुमेंट कहते हैं बेटे, जो मनुष्य के पाचक एंजाइम उस पर कार्य नहीं कर पा रहे, तो वो मानव की आंत्र में रह रहा है जबकि मानव मांस को पचा जाता है, लेकिन एस्केरिस को नहीं पचा पा रहा है क्योंकि एस्केरिस ने वहां पर रहने के लिए अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लिया, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार बना लिया और उसके बाद उस पर उसका मानव के पाचक एंजाइमों को कोई असर नहीं पड़ता। तो ये अधिकतर जो परजीवी होते हैं बेटे ये परपोषी के शरीर में जाते हैं और जाकर
अपने आप को उसके वातावरण के अनुसार बना लेते हैं, जिसके आधार पर उसके पाचक एंजाइम है या उसकी जो कम पीएच है ये कार्य उन पर नहीं करती है और लंबे समय तक वह उस परपोषी के अंदर बने रहते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां लिखा हुआ है बेटे कि पैथोजन अपने आप को होस्ट यानी कौन सा शरीर बेटे, परपोषी, होस्ट यानी परपोषी के शरीर के भीतर वातावरण के अनुसार बना लेते हैं और जैसे आमाशय की निम्न पीएच पर जीवित रहते हैं या पाचक एंजाइमों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये मैं आपको बता रहा था बेटे कि ये जो परजीवी होते हैं, रोग कारक होते हैं या पैथोजन होते हैं, ये परपोषी के शरीर के भीतर जाएंगे और वहां जाकर उसके शरीर के वातावरण के अनुसार अपने आप को बना लेंगे, जिसकी वजह से परपोषी का जो बेटे निम्न पीएच है उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। परपोषी के जो पाचक एंजाइम है वह भी इन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे एस्केरिस यही करता है बेटे, एस्केरिस अपने चारों तरफ क्यूटिकल का मोटा आवरण बना लेता है जिसे प्रतिरोधी आवरण कहते हैं और वह मानव की छोटी आंत में रहता है। जब मानव की आंत में बेटे भोजन पचता है, मानव मांस खाता है, उसे पचा जाता है, तो बेटे एस्केरिस भी तो मांस ही है, उसको क्यों नहीं पचा पा रहा? तो कारण क्या है कि एस्केरिस की सतह पर बेटे ऐसा आवरण बन गया जिस पर मानव के कोई एंजाइम कार्य नहीं करते हैं। तो फिर यहां पर ध्यान रखना कि बेटे ये जो परजीवी होते हैं ये परपोषी के भीतर पहुंचकर अपने आप को उसके वातावरण के अनुसार बना लेते हैं, जैसे कि जिसकी वजह से आमाशय के निम्न पीएच पर भी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मनुष्य के जो पाचक एंजाइम है उनके प्रति वह प्रतिरोधीता उत्पन्न कर लेते हैं। उसके बाद में देखो बेटे रोगों का संचरण। तो रोगों का संचरण क्या है, परिवहन क्या है? तो संचरण वही है बेटे, किन किन विधियों के माध्यम से जो रोग हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो बेटे कई सारे हैं, है ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, जैसे मैं छींकूंगा तो छींकने के साथ ही कण वायु में फैल जाएंगे और वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाएंगे। कीट आपने देखा होगा बेटे, कीटों के द्वारा, जैसे प्लाज्मोडियम है ये भी मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है ना। एडीज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, तो कीटों के द्वारा भी बेटे रोगों का संचरण होता है। वायु के माध्यम से कीटों का संचरण होता है। तो ये दो तरह का हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में तो ये होगा कि सीधा रोग कारक जो है बेटे जो है पर उसके परपोषी के अंदर चला जाएगा, और अप्रत्यक्ष ये होगा किसी वाहक के माध्यम से जो है वह किसी व्यक्ति के शरीर में जाएगा। तो ये कहलाता है रोगों का संचरण। तो यहां आप देख लें कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग कारकों का स्थानांतरण निम्न विधियों के द्वारा होता है। तो पहले तो आप डेफिनेशन याद कर लें, रोगों का संचरण क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज याद करना बेटे। इसको इंग्लिश में क्या याद करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है ये है क्या? तो सीधा सा डेफिनेशन है कि जो रोग कारक हैं या जो पैथोजन है उनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाला संचरण है, तो इसे आप कहोगे ट्रांसमिशन। अब ये दो तरह से होगा बेटे, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यानी डायरेक्ट में ये होगा किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा पैथोजन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा। अब कैसे जाएगा? तो ये कॉन्टेक्ट के थ्रू जा सकता है बेटे, है ना, जो है क्या कहते हैं संपर्क के थ्रू जा सकता है, झूठे बर्तनों का आपस में खाने से जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय जा सकता है, यानी किसी वाहक की आवश्यकता यहां पर नहीं होगी। दूसरा होगा अप्रत्यक्ष विधि, तो उसमें वाहक के माध्यम से जो रोग कारक है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएंगे। तो आइएगा इसको अपन दो भागों में बांटते हैं यहां पर। तो पहला विधि है बेटे, यहां पर पहली विधि है डायरेक्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, बिना वाहक की सहायता से, यानी यहां पर ये वर्ड याद करोगे बेटे, ये वर्ड आप यहां पर याद करोगे कि इसमें वाहक की आवश्यकता नहीं होगी। तो बिना वाहक की सहायता से रोग कारकों का होने वाला स्थानांतरण। अब इसमें पहले नंबर तो है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से, यानी कोई व्यक्ति को दाद खाद खुजली हो गई बेटे, अब उसका टॉवल्स को यूज लेने से या उसके साबुन को यूज लेने से ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाएगी। तो पहले प्रत्यक्ष विधि याद कर लेना बेटे, बिना वाहक की सहायता से, यानी यहां पर वेक्टर नहीं होगा। अब देखते कौन कौन से कारण हो सकते हैं बिना वाहक की सहायता से। तो एक तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, है ना, ये ध्यान रखना कि कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसके संपर्क में आने से बेटे ये रोग होगा। दूसरा यहां पर
याद रखना बेटे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी जिसको बिंदु कण अपन कहेंगे, जैसे खांसी है, छींक है, ये बेटे जैसे कोई व्यक्ति को जुकाम हो रहा है ना, अब वो छींकता है तो उसके छींकने से कई सारे छोटे छोटे कण अपने आसपास फैल जाते हैं। कोई पास वाले व्यक्ति जब सांस लेता है तो वह कण उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे संक्रमण को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, जो छींकने या कांसने के माध्यम से होता है। ये ध्यान रखना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, सर्दी जुकाम है, ये बेटे इसी तरह का इन्फेक्शन है। तो यहां भी किसी वाक्य की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा यहां पर है बेटे यानी एनिमल बाइट, यानी जंतुओं को काटने से, है ना। जैसे मान लेते हैं बेटे कि एक जंतु ने किसी दूसरे जंतु को काटा, तो ये जंतु के काटने से भी बेटे ये बीमारी होगी, है ना। उसके अलावा कांटेक्ट विद सोइल, यानी मिट्टी के सीधे संपर्क से, चौथे ना कांटेक्ट विद सोइल यानी मिट्टी के संपर्क से। तो कई प्रकार की टिटेनस वगैरह जो होती है बेटे, ये जंग लगी वस्तुओं के संपर्क से या फिर सोइल के कांटेक्ट से ये बीमारियां होगी। तो ध्यान रखना, यानी प्रत्यक्ष विधि क्या है, बिना वाहक की सहायता से, ये याद रखना। तो बेटे एक तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जंतुओं के काटने से या फिर मिट्टी के संपर्क से, ये सीधी बीमारियां होगी, इनमें किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होगी। आगे अपन देखते हैं दूसरी विधि है बेटे, यानी कौन सी, अप्रत्यक्ष विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि का माने रोगजनक किसी मध्यवर्ती वाहक की सहायता से, ये याद रख बेटे, मध्यवर्ती वाहक की सहायता से ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। तो ये आपको याद रखना है अप्रत्यक्ष विधि में कि जो रोगजनक होंगे वह किसी मध्यवर्ती कारकों के द्वारा, जिन्हें अपन वाहक कहेंगे, ये वाहक बेटे क्या कहलाएंगे, यानी रोग वाहक, यानी इन्हें आप वेक्टर कह सकते हो। रोग वाहक यानी वेक्टर के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक ये पहुंचते हैं। और इसे जैसे कीट हो सकता है, मक्खी मच्छर इसमें हो सकते हैं, है ना। कीट, जैसे कीट में बेटे ये मक्खी मच्छर सब कीट ही हैं, याद रखना। तो कीटों के माध्यम से या फिर कोई और जंतु के माध्यम से अगर रोग कारक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है तो भी इसको अपन अप्रत्यक्ष विधि कहेंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, इसके दो पार्ट पढ़ोगे बेटे आप, यानी पहला तो प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो रोगजनक है या जो रोग कारक है वह सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो अप्रत्यक्ष विधि है, तो अप्रत्यक्ष विधि में बेटे क्या होगा कि जो रोगजनक है वह किसी वाहक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलेगा। तो यह हमारे पास में है रोग जनक यानी संचरण। तो बेटे ये आज का हमारा टॉपिक था और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ध्यान से पढ़े और समझ के पढ़े, अच्छा पढ़े और स्वस्थ रहें बेटे। स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दें क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है। अगर हेल्थ सही है तो वेल्थ अपने आप ही बन जाएगी। थोड़ा शरीर पे भी ध्यान दें और अच्छा पढ़े। ओके बेटे, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।